अभी इस कोरोना काल में हमारे पास 3 नए शब्द आए। एक आया सहायता, दूसरा आया समाधान और तीसरा आया अवसर। सहायता के इसलिए बताऊंगा कि लोगों ने खाने-पीने के विषय पे सहायता की, पर स्वास्थ्य के विषय में नहीं सहायता कर पाए। दूसरा था अवसर। अवसर लोगों ने कैसे लिया कि जो कोरोना से इस समस्या से पीड़ित थे, उस समस्या को उन्होंने अवसर बनाया और एक व्यापार बना लिया। पर हमने समाधान के ऊपर क्या किया कि हम लोगों ने चिकित्सा के ऊपर कार्य किया कि उन लोगों की समस्याएं कम करे, उन लोगों का आर्थिक खर्च कम करे, क्योंकि मैं भारत के किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं मानता हूँ। गरीब सोच होती है, क्योंकि हमारे प्रत्येक भारतीय के अंदर इतना ज्ञान है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतना अनुभव है कि वो अपना जीवन निकाल सकता है। पर जिस तरह से हमारा अभी जो शासन चल रहा है, जिस तरह से हमें एक मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, चाहे वो टीवी का माध्यम हो, चाहे वो कोई भी तरह का सोशल मीडिया का माध्यम हो, क्योंकि ये कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें जो दिखाया जा रहा है, हम उसी के पीछे भागे जा रहे हैं। एक भेड़ चाल जिसको बोल कहा जाता है, कि जो हमें टीवी बता दिया कि जैसे बीते वर्षों में हम लोग ने अवेकन इंडिया मूवमेंट से भी कार्य कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। तो जब हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी एक नोटिफिकेशन, हम आरटीआई भी डाली थी, तो उसमें काफी चीजें हमें सामने समक्ष रखी गई, पर उस विषय को हटा दिया गया और टीवी पे सिर्फ एक ही विषय दिखाया गया कि हमें एक बीमारी से लड़ना है, ये बीमारी चारों तरफ फैली जा रही है, और ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा हो गया इस विषय पे। पर किसी ने हमारे जीवन शैली पे ध्यान नहीं दिया, किसी ने हमारे आयुर्वेद के विषय पे ध्यान नहीं दिया, किसी ने हमारे रहन सहन को ध्यान नहीं दिया। अभी एक नया चलन आ रहा है हमारे भारत में कि जिम में जाओ, बॉडी बनाओ और तंदुरुस्त रहो। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक बिग बॉस के एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धार्थ जी, उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से। उनकी भी अच्छी बॉडी अच्छी थी, मसल्स अच्छे थे, पर गलती क्या थी कि हमारा जो एक निरोगी रहने का साधन है ना, जो जिस तरह से हम निरोगी रह सकते हैं बिना दवाइयों के, जरूरी नहीं है अगर आप किसी भी तरह का आरटी आप आयुर्वेद पे भी डालोगे, तो कोई भी तरह का टीकाकरण हमारे आयुर्वेद में नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आयुर्वेद ने पद्धति को आयुर्वेद पद्धति को संस्कृति से जोड़ के रखा। जैसे मूली बांध के रखना, या महिलाओं को जितना सजा कर रखना, या पुरुषों का भी जो रहन सहन है, वो सारी चीजों को बांध कर रखना, ये आयुर्वेद के सिद्धांतों ने हमें दिया। और आयुर्वेद के सिद्धांतों ने ये भी हमें सिखाया कि ठंड में कौन सी वस्तु खानी है, गर्मी में कौन सी वस्तु खानी है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में हम सबसे ज्यादा बीमार क्यों होते हैं? जैसे ठंड के समय में गर्मी की वस्तुओं का सेवन करना, और गर्मी के समय में ठंड की वस्तुओं का सेवन करना, क्योंकि जितनी चीजें ये हाइब्रिड आ रही है हमारे भारत में, उसके कारण सबसे अधिक रोग हमारे भारत में ही आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को सिर्फ ये नहीं देखते कि पैकेट के ऊपर क्या लिखा है, बस पैकेट खरीदा और खा लिया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर एक विषय पे अपने आते हैं कि एक पानी की बोतल आप अपने घर पे रखते हो और 5 दिन के बाद उस पानी को आप बदल लेते हो। तो मैंने पूछा किसी से कि आपने ये पानी की बोतल क्यों बदल ली? तो भाई साहब बोलते हैं, यार 4-5 दिन हो गए, अब पानी को बदल देना चाहिए, तो वो पानी ठीक रहेगा। तो मैंने एक ही बात कही उनसे कि अगर मिनरल वाटर आप 1-1 महीने पुरानी कैसे पी लेते हो? क्या उसके अंदर कीड़े नहीं लगते? तो पहले तो चिंतन किया, उसके बाद बोला नहीं, ये मिनरल वाटर है, वो इसमें मिनरल तो है ही नहीं, इसके ऊपर भी केस किया हुआ है, ये मिनरल लिख ही नहीं सकते। पर कारण है कि इसके अंदर कीड़े नहीं लगना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा उन्होंने मिलाया है जिसके कारण इसमें कीड़े नहीं लगते। तो हमें ये चीज सीखनी है कि जब शुद्ध चीजें हम कर सकते हैं, पी सकते हैं, खा सकते हैं, तो हम क्यों दवाइयों का सेवन करके ही निरोगी बने? क्यों हम अपनी जीवन शैली, आज किसी बच्चे से मैं अगर कहता हूँ कि बेटा आप रात में मत पढ़ा करो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, आपको बहुत जल्दी याद भी होगा। क्योंकि हमारे शरीर का जो सिस्टम है ना, जो 12 अंग होते हैं हमारे शरीर के, वो एक पार्ट वाइज है। जैसे किसी ने आपने सुना होगा कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका दिमाग तीव्र गति से काम करता है। या आपने ये भी सुना होगा कि आपके शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सुबह 3 से 5 का जो समय है, वो हमारे लंग्स का समय है। आप उठो या ना उठो, आपके लंग्स सुबह 3 से 5 बजे उठेंगे और पंपिंग करना शुरू कर देंगे।
अब इसमें विषय आता है कि अगर आयुर्वेद के सिद्धांतों में 3 से 5 का समय लंच से संबंधित है, तो हम उठते हैं 7-8 बजे। उसके बाद किसी जिनसे हम योग सीखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भैया 7-8 बजे भी आप कपालभाति कर लो। तो कपालभाति करने का समय है ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि 3 से 5 का समय लंग्स के लिए, और कपालभाति हमारे फेफड़े और लंग्स के लिए होती है। पर हम करते कितने बजे? 7, 8, 9, जब मन किया तब कर लिया। इसका कारण क्या हुआ? हम जीवन शैली और पद्धति को गलत दिशा में ले गए और रोग आने शुरू हो गए। तो इसी विषय से आज मैं एक बहुत आपके समक्ष कुछ ऐसी बातें रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी बातें मेरी आप तक जाए, वो ऐसी बातें जाए जिनसे आप अपने घर पे पहले बदलाव करो। देखो, व्यापार आयुर्वेद को उस जगह पे लेके जा सकता है, पर भारत ने कभी भी इस विषय को व्यापार नहीं बनाया। इसलिए हमारे भारत में दादी और नानी के नुस्खे और एक घर घर बैठा वैद्य आकर निशुल्क चिकित्सा करता था, क्योंकि हमने आज भी सर्वे भवन्तु सुखी न लेकर ही आगे बढ़े हैं। मतलब हमने कभी ये नहीं कहा कि भारत का कल्याण हो, हमने ये कहा हमेशा विश्व का कल्याण हो। तो भारत एक ऐसा देश है जिसने आयुर्वेद के लिए लोगों को फॉर्मूले भी दिए, लोगों को समझाया भी हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। इसलिए पहले घर पे मैं एक जो रसोई घर है, जो अभी किचन का किच-किच वाला जगह बन गया है, उसको बदलकर आप रसोई घर ही कहें। और रसोई घर कहने से कारण क्या है कि हमारे घर के रसोई में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका सेवन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। सबसे पहले हमारे घर पे जो एक सफेद नमक है, हमारे भारत में कहा जाता है कि जो जितना गहरा है, उसका उसका प्रभाव, उसका गुण उतना अधिक होता है। जैसे तुलसी, एक श्याम तुलसी और एक कृष्ण तुलसी होती है, पर श्याम तुलसी का गुण अधिक है क्योंकि वो रंग में काली है। वैसे ही गाय का दूध कलर में पीला आता है हल्का, और भैंस का सफेद होता है। जर्सी को मैं गाय नहीं बोलता, क्योंकि वो एक गाय के नाम पे ढोंग होता है। जैसे भारत में भी स्त्रियां 2 प्रकार की होती हैं, एक यशोदा, एक पूतना। तो ये जो यशोदा माँ है वो हमारी गौ मैया है, और जो पूतना है वो हमारी जर्सी है। पर जर्सी का उपयोग ज्यादा होने लग गया क्योंकि उसमें व्यापार जोड़ दिया गया। और मैं इसलिए आपको इस विषय से अवगत करा रहा हूँ कि व्यापार और आयुर्वेद को यही जरूरी है समझना, क्योंकि हम घर घर तक आयुर्वेद लेके आएंगे तभी हम निरोगी बच पाएंगे। वरना प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पे रोज खाना खाने के बाद टिफिन या सुपारी का डब्बा नहीं खोलेगा, वो एक मेडिसिन का डब्बा खोलता है और एक लाइन लगा के रख देता है, इतनी गोलियां मुझे पूरे दिन में खानी है। तो मैं उसी चीजों को दूर करने के लिए आपके समक्ष बैठा हूँ। तो सबसे पहले हमारे घर में है नमक, सफेद नमक। इसकी जगह पर हमें क्या करना है, भगवान ने हमें एक प्राकृतिक नमक दिया है जिसको हम सेंधा नमक के रूप में जानते हैं। अब इस नमक का उपयोग आप अगर करेंगे तो उसके दो ही चीज, क्योंकि विषय बड़ा है तो मैं छोटे छोटे उदाहरण देकर ही आपको समझाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे हमें कहा गया कि हम सेंधा नमक कब खाते हैं, हमें सेंधा नमक खाने के लिए कहा गया कि हम उपवास के दिन खाएं। उपवास के दिन क्यों खाएं? क्योंकि वो शुद्ध होता है। इसका कारण आप समझ लीजिए कि आप 2 गिलास दूध लीजिए, एक में सेंधा नमक डालिए और एक में आयोडाइज नमक डालिए। जिसमें आप आयोडाइज नमक डालेंगे वो दूध आपका फट जाएगा, और जिसमें आप सेंधा नमक डालेंगे वो आपका दूध नहीं फटेगा। अगर वो दूध फट जाता है मतलब वो सेंधा नमक भी गलत नमक है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट है। तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब दूध फटता है तो गाढ़ा हो जाता है, और जब हम दूध पीते हैं तो वो खून में मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अगर किसी भी तरह का नमक खा रहे हैं, तो अगर वो हमारे खून में मिलता है तो वो खून गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर सेंधा नमक उसमें मिल रहा है तो वो खून क्या होगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि जब दूध नहीं फटा तो खून भी नहीं फटेगा। जब खून नहीं फटेगा तो खून पतला हो जाएगा और उसकी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग बहुत जल्दी तरीके से काम करेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी सेंधा नमक का ही उपयोग हुआ। आज के युग में जितना केमिकल समुद्र में डाला जा रहा है, फिर उसी को रिफाइन करके हमें उसी नमक का सेवन किया जा रहा है। तो किसी भाई साहब ने मुझे एक प्रश्न किया कि नितिन भाई फिर आयोडाइज कैसे आएगी? तो मैंने एक चीज उनसे कही हमेशा, और आपसे भी कहता हूँ, कि किसी भी व्यक्ति को जब भारत में पैदा हुआ या किसी भी दुनिया में पैदा हुआ, तो उसके साथ कोई भी डॉक्टर पैदा नहीं होता, वह स्वयं अपने शरीर का डॉक्टर है।
किसी भी जानवर को चोट लगती है तो वो अपने शरीर को चाट कर उसको ठीक करता है। उसी प्रकार मेरा भी मानना है और आयुर्वेद का भी मानना है कि जो हमारी सलाइवा है मुंह के अंदर की, उसके अंदर पर्याप्त आयोडाइज रहता है जो हमारे शरीर को चाहिए। क्योंकि हमारा एक नियम है कि जब भी हम पानी पिए तो सिप सिप करके पिए, घूट घूट करके पिए और बैठ करके पिए। इसका अर्थ क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी गौर किया होगा कि गन्ने को जब हम रस पीते हैं तो वो डायरेक्ट गया तो उसका गुण कम हुआ। पर आपने देखा होगा जब गन्ने को हम चूस कर पीते हैं तो उससे कभी भी आपकी शुगर नहीं बढ़ती। ये बहुत अद्भुत चीज है कि जब मैंने गन्ने का रस डायरेक्ट पिया तो मेरी शुगर बढ़ रही है, पर मैंने गन्ने के रस को चूस कर पिया, मतलब चूस चूस कर खाया, तो उससे मेरी शुगर नहीं बढ़ी। इसका अर्थ क्या हुआ कि साथ में हमारी सलाइवा गई। तो यही चीज सीखनी है कि जितना आयोडाइज, जितनी गुणवत्ता, फॉर एग्जांपल एक और देता हूँ, कभी हम मिठाई को देखते तो मुंह के अंदर पानी भर जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको पचाने वाला जो रस है वो मुंह ने पैदा कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जब भी भोजन करे सबसे पहले मीठे का उपयोग करें। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, ये ऐसा बेल्ट है, यूपी बिहार तक भी आएंगे तो पहले ही मीठे का सेवन कराया जाता है। मीठे का सेवन कराने का अर्थ क्यों होता है कि जब आप मीठे का रस सेवन करते हो पहले, तो आपके मुंह के अंदर का रस अधिक उभर के आता है। अभी क्या हो रहा है कि हम भोजन के अंत में मीठा ले रहे हैं। तो अंत में लेने से क्या होता है कि हमने भोजन यहाँ तक भर लिया, खाना खाना खा के पेट यहाँ तक भर लिया, उसके बाद हमने डाला मीठा। तो मीठा क्या होता है, सीधा हमारे ब्लड में मिल जाता है। और मेरे ख्याल से 90% घरों में आज भी, क्या 99% घरों में आज भी चीनी का उपयोग ही होता है। हम अपने बीते 12 वर्षों से राजीव दीक्षित जी के कारण हमारे घर पे कोई भी चीनी का उपयोग हम नहीं करते हैं। हमारे घर में खांड, शक्कर, बूरा और गुड़ का ही उपयोग होता है। और प्रयास भी यही करते हैं कि घर में जितनी भी मिठाइयां भी बने, हम उसी से बनाएं। तो हम जब मीठे का अंत में उपयोग करते हैं तो उसके कारण आज घर घर में शुगर जैसी बीमारियों का सेवन अधिक हो गया है। और इतनी अत्यधिक हो गई है ये बीमारी कि आज हम पूरे वर्ल्ड की कैपिटल बन चुके हैं इस विषय पे। तो हमें सुधार क्या करना है कि हमें अपनी जो रसोई घर है उसकी दिनचर्या बदलनी है कि उसमें क्या खाना है, क्या रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो पहला नमक हुआ, अगर आप चाहे तो नोट करिए, मैं सफेद चीजों का ही बात बात बताऊंगा। दूसरा है हमारे घर में तेल। अभी आपने ठंड के समय में तिल के तेल का विषय बहुत सुना होगा। और हमारा तो एक भारत की संस्कृति रही है कि तिल के ऊपर एक त्योहार भी रखा गया है जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं। मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा कि तिल का तेल इतना अद्भुत है कि पूरा भारतवर्ष अगर 2 साल तक अगर तिल के तेल का उपयोग कर ले तो मेरे ख्याल से एक भी हार्ट के हॉस्पिटल आपको नहीं दिखेंगे, एक भी अर्थराइटिस का पेशेंट आपको नहीं दिखेगा। और हमारा जो ये रिफाइन ऑयल का जो व्यापार है वो बीते 200 साल तक ही है, इससे पुराना नहीं है। उसके पहले हम सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, और ये भी एक राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से राज्य में कौन सा उत्पादन ज्यादा हो, उसी के हिसाब से हमें उसकी प्रकृति का सेवन करना है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ, अगर मैं बाजरे की रोटी का सेवन अत्यधिक करूंगा तो मेरे पेट को गड़बड़ कर देगा, क्योंकि यहाँ की तासीर चावल का उपयोग करने के लिए कहती है। यही मैं महाराष्ट्र चेन्नई में भी जाऊंगा तो वहां पर नारियल तेल का उपयोग अत्यधिक होता है। क्यों? वहां पर नारियल अधिक होता है तो वहां की तासीर को वो लाभदायक होता है। यही आप राजस्थान जाइए और वहां पर चावल का अधिक उपयोग करिए तो वहां पर आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो जो जहाँ की तासीर है, उस तासीर का उपयोग हम सही समय पे करना शुरू कर दें तो हमें बड़ा लाभ मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे घर पे रिफाइन ऑयल को निकालना है। और वो इतना घटिया तेल होता है कि हमारे भारत में एक चीज मैं बताऊं कि जो चीजें टीवी पे दिखाई जा रही है उसका अध्ययन जरूर करें। जैसे कभी भी आपको नारियल पानी का सेवन करते टीवी पे नहीं दिखाएगा, कभी भी आपको एप्पल का सेवन करते हुए टीवी पे नहीं दिखाएगा। मतलब जितनी भी बुरी चीजें हैं ना, वो आपको सोशल या टीवी पे दिखाई जाएगी क्योंकि उनको वो बेचनी है। और जो अच्छी चीजें हैं वो हम जानते हैं पर हम खरीदते नहीं है, और उससे पता है कि हमारे स्वास्थ्य को बड़ा लाभ पहुंचेगा, फिर भी हम नहीं करते। तो इसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूं कि हम रोगी बनकर दवाइयों का सेवन करें या निरोगी रहकर जीवन को आनंद
और मंगलमय बनाए। वो एक कहावत है, बाबा जी हमें कहा करते हैं मौर्य जी, कि एक रोगी व्यक्ति है ना, एक रोगी राष्ट्र को पैदा करता है। और हमारी सबकी सोच अभी रोगी वाली हो गई है। अगर हम निरोगी होकर निरोगी राष्ट्र की कल्पना करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो राजीव जी का जो सपना है, जो हमारा एक संकल्प है कि एक रोग मुक्त भारत हम फिर से खड़ा करें, जिसमें प्रत्येक बच्चे वैक्सीन मुक्त हो, प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन मुक्त हो, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा, आपके कई मित्र होंगे जो बाहर अब्रॉड में रहते होंगे, वो भारत की एक नल का पानी पी लेंगे ना, अगले दिन बीमार हो जाएंगे। पर भारत के अंदर जो वाघ भट्टे जी के अनुसार जो 48 जड़ी बूटियों का एक कहा जाए कि एक बैंक है हमारे रसोई घर में, उसके विषय में तो हम कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। आजकल बंद जो पैकेट वाली चीजें हैं, जैसे एक आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो वस्तुओं को सूर्य का स्पर्श या हवा का स्पर्श ना लगे, वो भोजन बेकार है, मतलब उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे घर में जो तीसरा और सबसे खतरनाक वस्तु है, वो है प्रेशर कुकर और एल्युमिनियम के बर्तन, जिसे नॉन स्टिक के रूप में भी आजकल घरों में लोग उपयोग कर रहे हैं। हमारे घर में पहले एक कहावत होती थी कि जब भी बेटियां विदा होती थी, एक छोटी सी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि बड़ी अद्भुत है और ये जाननी भी चाहिए। नेपाल जैसे क्षेत्र है ना, वहां पर बेटियों का 3 विवाह होता है। पहला विवाह होता है बेलपत्र, मतलब जिसको ब्रह्मा का रूप मान लीजिए, विष्णु का रूप मान लीजिए आप, कि पीपल के पेड़ से भी कराया जाता है। तो वो क्यों कराया जाता है कि जब बड़ी हो वो 18 वर्ष या शादी करने के बाद, तो उसके अंदर ब्रह्मा जितनी शक्ति हो, मतलब वो क्यों शादी कराई, क्योंकि जब हम किसी के सानिध्य में जाते हैं तो उसका गुण हम लेते हैं। जैसे कोई भी वस्तु अगर हम अपने घर पे, अगर मैं सपोज करिए कि मेरी पत्नी गर्भवती है और मैं उनको दवा दूं कोई भी तरह की गर्म, तो उनका हो सके पेट में कुछ भी समस्याएं हो, तो इसके लिए एक धूना चिकित्सा होती है। मैं एक नारियल के खोल में अंदर दवा डाल दूं और उसके बाद उस घर में धूना करूं, तो वो धूने के द्वारा वो शरीर की चिकित्सा भी होती है। उसको धूना चिकित्सा भी कहते हैं। तो इसीलिए वो जो गुण है ना, वो पीपल के पेड़ से या बेल के पेड़ से हमें मिलता था। और दूसरा विवाह उसका होता था सूर्य से। सूर्य का अर्थ क्या होता है कि 12 दिन तक या 15 दिन तक एक महिला गर्भ के अंदर रहती है, मतलब गुफा के अंदर रहती है, और उसी से उसका कनेक्शन रहता है उसके मेंसेस से। तो जब वो 15 दिन का एक गैपिंग लेके बाहर आती है और फिर उसके सूर्य का दर्शन कराया जाता है, इसका अर्थ ये भी है कि वो शारीरिक रूप से तो परिपूर्ण होगी, स्वास्थ्य से भी परिपूर्ण होगी, पर उसका दूसरा फायदा है कि वो, देखो, महिलाओं को हमेशा देवी का रूप कहा गया है और महिलाओं का सम्मान भारत में सबसे अधिक हुआ है। इसलिए 18 वर्ष के बाद अगर वो कभी विधवा भी बने, तो उसे सूर्य की पत्नी कहकर बताया जाता था। तो कितना अद्भुत ज्ञान है, कितना अद्भुत जोड़ रखा गया है हमारे भारत में, कि किसी को भी हम गलत नहीं कह सकते। वैसे ही हमारा आयुर्वेद है। तो एल्युमिनियम का बर्तन, नॉन स्टिक का बर्तन, ये इतने घटिया बर्तन होते थे और आज वो घर घर में आ गए हैं। उसकी जगह पर जब बेटियां विदा भी होती थी कि बेटा आज हमारा घर जितना स्वस्थ है, आपको उसको भी घर को वैसे ही स्वस्थ रखना है, तो उनको भी बेटियों के कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन, लोहे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन तक दिए जाते थे। पर अब वो पूरा बदल गया। अब बर्तन तो छोड़िए, अब दूसरे पैटर्न पे आ गए हम। अब हम तरह तरह के पकवान पे, तरह तरह के साजो सामान पे, दिखावटे पे चले गए, जिसके कारण आज हम, जो शादियों में लोग भी आते हैं, वो रोगी होकर ही जाते हैं। क्योंकि पहले का भोजन क्या होता था, हम बैठकर भी करवाते थे, क्योंकि जो व्यक्ति खड़े होकर व्यक्ति भोजन करता है, उसका पेट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो खाना कभी भी नहीं पचेगा। और हमारे भारत का एक संस्कार ही मान लो आप, क्योंकि संस्कृति से जुड़ा कार्य कर रहा हूँ, कि प्रत्येक व्यक्ति को बैठकर ही भोजन कराया जाता था और पहले मीठे का सेवन कराया जाता था। और जो पकवान भी बनते थे, वो लोहे के, पीतल के, कांसे के बर्तन में बनते थे। पर अब धीरे धीरे एल्युमिनियम का बर्तन, आप कभी भी पुरी में एक जगन्नाथ मंदिर है, आप अवश्य उसके दर्शन करिए। वहां पर जो प्रसाद है वो मिट्टी की हांडियों में बनता है, और मिट्टी की हांडी एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके 8 हांडियां लगती है,
और सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पकती है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, जो सबसे खुला हुआ है वो पहले पक गया। तो इसका और भी एक फायदा गुण क्या है कि प्रकृति, जब हम प्रकृति को कुछ देते हैं तो प्रकृति भी हमें टूट कर देती है। आपके क्षेत्र में किसी के जोड़ों का दर्द अधिक होगा तो देखिएगा उस क्षेत्र में पारिजात के पौधे अधिक लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति सब समझती है और उसी हिसाब से अपनी गुणवत्ता देती रहती है। तो जब हमने उस दाल का लैब टेस्टिंग किया तो उसका प्रोटीन लेवल हमें निकला 99.99। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने जब प्रेशर कुकर का प्रोटीन लेवल चेक किया तो हमें प्रोटीन लेवल मिला 13%। तो जिसके लिए हम दाल का सेवन कर रहे हैं वो गुण हमें मिला ही नहीं, तो दाल का सेवन क्यों करें हम। और इसी से जुड़ता एक और सवाल हो गया कि लोग मुझे पूछते हैं कि नितिन भाई, आप मैदे के लिए बहुत बोलते हो कि मैदा नहीं खाना चाहिए, वो भी सफेद है, तो वो क्या अच्छा नहीं है क्या। तो मैंने जीवन में सबको एक बात बताता हूँ, ये बहुत लॉजिकल है और आप भी जानिए कि जो वस्तु का पाचन करने वाला हिस्सा आप हटा देते हो वो शरीर का सबसे भारी हिस्सा हो जाता है। जैसे गेहूं है, गेहूं को आपने दो टुकड़े कर दिए तो वो क्या बन गया, दलिया। अब हम कभी भी बोलते हैं कि दलिया खाने में बहुत हल्का है, आप खा लो, पर होता हिस्सा मोटा है, भारी होता है उससे, पर खाने में कितना हल्का होता है, क्योंकि उसको पचाने वाला क्षेत्र उसके साथ है, मतलब पचाने वाला अंश उसका साथ में है। उसी प्रकार हम जब आटा पीसते हैं तो उसका चोकर निकाल देते हैं। तो आजकल आप घर घर में सुन रहे होंगे कि जो आटा है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटोन की मात्रा तो अत्यधिक है। ग्लूटोन मतलब चिपकने वाली जो मात्रा है वो आंतों में चिपक रहा है, क्योंकि जितना यूरिया डाला जा रहा है उसमें ग्लूटोन की मात्रा और ज्यादा बढ़ रही है। उसके कारण घर घर में रोगी अधिक हो रहे हैं। और उसके बाद आता है मैदा, मतलब उसका भी रिफाइन। आप मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे कि एक अनार के रस को मैं रस पीता हूं तो वो भारी पड़ेगा, और वही अनार के दाने को खाऊं तो वो हल्का पड़ेगा। उसी प्रकार से बर्तनों का उपयोग और उसी प्रकार से दालों का उपयोग है कि छिलके वाली दालों का सेवन करूंगा तो अत्यधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि उसको पचाने वाला हिस्सा उसके साथ में गया है। तो यही चीज हमें समझनी है कि जिसके लिए हम जो चीज सेवन कर रहे हैं अगर वो जाए नहीं तो फायदा क्या हुआ। उसी प्रकार से हमारे प्रेशर कुकर की दाल, हमारे एल्युमिनियम में बरता बना सामान, या हमारे नॉन स्टिक में बना बर्तन बना सामान अब नॉन स्टिक भी ऐसा है कि एल्युमिनियम के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे टेफ्लॉन बोलते हैं। वो एक तरह का प्लास्टिक है और वो प्लास्टिक धीरे धीरे मेल्ट होकर हमारे बॉडी के अंदर जाता है। सारे डॉक्टर्स भी जानते हैं पर वो बताएंगे नहीं। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि एक देखा जाए ना तो एक बहुत बड़ा ये सुअवसर, या एक देखा जाए तो एक व्यापार हो गया है। और मैं आज भी आपको कहता हूं कि अपने शरीर के डॉक्टर आप स्वयं बने, क्योंकि भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 1/3 हिस्सा भी डॉक्टर हमारे पास नहीं है। तो हमें प्रयास क्या करना है, अपने शरीर को समझना है। देखो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक तरह की पद्धति के हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अलग अलग तरह के रोगों से है। मैं अगर पित्त प्रकृति का हूं, आप कफ के हो सकते हैं, कोई व्यक्ति वात का भी हो सकता है। तो एक वात पित्त कफ तीनों दोष अलग होते होते क्या आपने देखा है कि एक मशीन तीनों दोष को नहीं पकड़ सकती। तो आप अपने शरीर को सपोज करिए कि आज मेरे को पित्त जैसा रोग हो रहा है, या मेरे को आज एसिडिटी हो रही है, या मेरे को कफ है, तो आप उससे संबंधित चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को ये रोग इस सेवन करने से कम हो गया। तो आप अपने शरीर के खुद चिकित्सक बनने शुरू हो गए। तो अब आपको डॉक्टरों के पास नहीं जाना होगा, आप खुद को जाना है। मुझे समझना है कि मैंने कल क्या खाया और क्या गड़बड़ी हो गई। अब लोग प्रोटीन की जगह, दालों की जगह सेवन करके प्रोटीन की टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप प्रत्येक डॉक्टर के पास जाओ और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विटामिन सी, B12 या प्रोटीन की कमी बताएगा। क्यों? ना वो धूप में जाता है, सारे दिन रूम में या एसीयू में बंद रहता है, ना वो शारीरिक मेहनत करता है। क्योंकि जिन लोगों को पथरी अधिक होती है ना, वो सबसे ज्यादा दो चीज का चिंतन जरूर करेंगे। वो शारीरिक रूप से परिश्रम नहीं करते हैं, दूसरा वो सूर्य के संपर्क में नहीं रहते, तो इसलिए उनको पथरियां ज्यादा होती है ज्यादातर। दूसरा, जो प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन के साथ डॉक्टर आपको कैल्शियम की भी टैबलेट देगा, क्योंकि अगर आप प्रोटीन का टैबलेट लेंगे तो आपको वॉमिट हो जाएगी या आपको दस्त लग जाएंगे, तो वो कैल्शियम की भी टैबलेट देगा। पर जब हम प्राकृतिक रूप से उसका सेवन कर सकते हैं दालों के द्वारा,
तो हम क्यों टैबलेट का सेवन करें? आपको किसी ने कह दिया कि भैया कीवी को खाइए, इसमें बहुत विटामिन सी है। अरे उसके 7 गुना एक छोटे से आंवले के अंदर है, पर एडवर्टाइजिंग कीवी का हो रहा है और आंवला बेचारा सड़ रहा है। तो आज कितने व्यक्ति हैं जो अपने घर में इस शीत ऋतु में आंवले का और धनिया का उपयोग कर रहे हैं? और जितने लोग आंवला और धनिया का उपयोग कर लेंगे, तो बैठे-बैठे अपनी किडनी साफ कर लेंगे। किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर नहीं, हमें वो नहीं खाना, हमें बना-बनाया दे दो, हमें सिरप दे दो, हम पी लेंगे, पर बनाएँगे नहीं, कष्ट नहीं करेंगे भैया। तो इसी तरीके से दालों का सेवन है कि आप कोई भी तरह की दाल अपनाएँ, तो खुले में बनाएँ। तो खुले में बनाने का अर्थ क्या होगा? जब आपकी दाल पकेगी तो एक वाष्प बन के वो ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वो बादल का रूप बनाकर वर्षा करती है। ये आपने प्राकृतिक कार्य किया। अब प्रकृति क्या करेगी? अपना जो सारा गुण जो देना चाहिए उस भोजन में वो पूरा देगी और उसको आप कहीं पे भी लैब टेस्टिंग कर लो। हम प्रत्येक रविवार को मिट्टी में दालों का सेवन करते हैं क्योंकि मैं मिट्टी से बहुत जुड़ा हूँ और खेतों में कार्य करना भी मुझे बड़ा आनंद आता है। मेरा खड़गपुर में एक छोटा-सा खेत है, वहां पर हम खेतियां करते हैं अलग अलग चीजों की। तो वहां पर जब मिट्टी के भोजन में मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता है, तो वो दाल आप 3-3 दिन 4-4 दिन तक खा सकते हैं। वो दाल कभी भी खराब नहीं होगी। और यही आप एल्युमिनियम या प्रेशर कुकर के बर्तन में बनाइए ढक करके, और आप अगले दिन उस दाल को खाकर दिखा दीजिए। मैं लिख के देता हूँ, आप बोलेंगे इसमें तो स्मेल आने लग गई नितिन भैया। क्योंकि जब कोई चीज सड़ जाती है तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसका प्रोटीन मर गया है। और हमारे देश में एक चीज कहते हैं कि जो जितना बासी भोजन करता है उतना वात के रोगों को बढ़ावा देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो पहला भोजन गर्मा गर्म है, अपना भोजन शरीर का भोजन होता है। और जो ठंडा भोजन है, प्रत्येक व्यक्ति आज की डेट में जो ठंडा भोजन कर रहे हैं उनके प्रत्येक व्यक्ति के जोड़ों में दर्द है। प्रत्येक व्यक्ति को गैस होती है, प्रत्येक व्यक्ति का अपच की प्रॉब्लम रहती है, जो बासी भोजन करता है। इसलिए माताएं आज भी प्रतीक्षा करती है, वो खुद भूखी रह लेंगी क्योंकि वो आएंगे घर पे, उनको ताजा भोजन बना के दूंगी। ये भारत की पद्धति है। और वही हम वेस्टर्न कल्चर को अपने घर पे ला रहे हैं कि खाना बनाया, फ्रिज के अंदर रख दो। और वही बासी भोजन फिर हम उनको देते हैं और वो पद्धति गलती कर दिया और वो बीमारी की तरफ शुरू हो गया। तो इन चीजों के साथ साथ ये दाल, प्रेशर कुकर, इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। पहला मैंने कहा नमक, दूसरा मैंने कहा तेल, तीसरा मैंने कहा अल्युमिनियम का बर्तन। अब चौथे में आते हैं। चौथा है हमारे घर में चीनी। हमारे भारत में या आयुर्वेद में आप कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, कहीं पे भी चीनी का उपयोग नहीं है। कहीं पे भी चीनी का उपयोग नहीं है। हमारे यहाँ गुड़, खांड, शक्कर, बूरा। मुझे लगता है आने वाले पीढ़ी को ये नाम भी नहीं पता होगा कि खांड शक्कर क्या होती है। पर कुछ बाबूजी यहाँ पे कुछ बैठे हैं, उनको अवश्य पता होगा कि गुड़ क्या होता है, खांड क्या होती है, शक्कर क्या होता है। आप प्रयास करिए कि शक्कर और खांड और बूरे तक का भी उपयोग अगर आप दूध में करते हैं तो आपका दूध फटेगा नहीं। और गुड़ का उपयोग करने से दूध इसलिए फट जाता है क्योंकि कई व्यक्ति उसमें चूने को साफ करने के लिए चूने का उपयोग करते हैं, इसलिए दूध फट जाता है। तो आप प्रयास करिए कि शक्कर या बूरे तक का उपयोग आप दूध में करिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और जिनके यहाँ देसी गाय का दूध आता ही है, तो वो चीनी का उपयोग करे नहीं, क्योंकि अगर आपने चीनी उसमें डाल दी तो गुण मतलब दूध की गुणवत्ता मर जाएगी। इसलिए कभी भी आप दूध का उपयोग करें तो बिना चीनी का ही उपयोग करिए। तो चीनी से क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब आप भोजन के अंत में इतना सा गुड़ खाते हैं तो वो पूरे खाने को डाइजेस्ट कर देता है, पूरे खाने को पचा जाता है। क्यों? जब हम मुंह में गुड़ लेते हैं तो हमारे मुंह में एक लार बननी शुरू हो जाती है और वो उस खाने को पचा देती है। और उसी प्रकार से आप चीनी का सेवन करते हो तो पूरी चीनी को चीनी को पचाने के लिए शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मेरा शरीर अभी नॉर्मल टेम्परेचर में चल रहा है, सडनली आपने एक ठंडी बोतल का पानी लिया और गट 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 पी लिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर में जो ठंडा पानी गया है, अब उस पानी को शरीर के वातावरण के अनुसार गर्म करना है। तो पूरे रक्त की ऊर्जा, हमारे जिनको अत्यधिक हार्ट अटैक आते हैं वो ठंडे पानी का सेवन करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं एक चेतावनी दे सकता हूँ कि ठंडे पानी का सेवन कतई ना करें। हमेशा प्रकृति के अनुसार करें, क्योंकि मिट्टी जिस वातावरण में रहती है उस वातावरण का ठंडा पानी आपको करके देगी।
इसलिए भारत में ठंड के समय में पीतल की टोकनी या कांसे की टोकनी उसमें रखा जाता था पानी, ठंड के समय में। पर गर्मी के समय में आप मिट्टी के या मिट्टी के, हमारे घर में भी मिट्टी की बोतलें रहती है, हम उसी का सेवन करते हैं, और कार्यालय में भी वैसे ही रहता है, तो उसी हिसाब से पानी का भी उपयोग रहता है। तो जैसे ही आपने गुड़ का एक सेवन किया खाना खाने के बाद, तो पूरा खाना पच गया। पर जब चीनी का उपयोग करते तो पूरे शरीर को मेहनत लगी, और उस मेहनत के कारण शरीर क्या करता है, कैल्शियम की कमी खोजता है, क्योंकि उसको पचाने के लिए कैल्शियम की भी अत्यधिक जरूरत पड़ती है, तो वो हड्डियों से खींचता है, और इसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से मैंने नमक के बारे में बताया, अत्यधिक आयोडाइज होने के कारण शरीर कैल्शियम खींचता है और हड्डियां कमजोर होती है। इसलिए भारत में पुरानी औरतें या बूढ़ी औरतें, जिनको दादी माँ, नानी माँ जो पहले की थी, वो पहले के जमाने में अपने कपड़े खुद धोती थी, अपना कार्य सब खुद करती थी। पर अब का जो खान पान है, तो आप खुद देख सकते हैं कि वो बेड से ही नहीं उठ पाती हैं, और आजकल 20-20 वर्ष के बच्चों को बोलने लग गए कि हमारे जोड़ों में दर्द है। मेरे घर में लास्ट, राजीव भाई, 2010 से सुना हूं, तब से हमारे घर में एलोपैथिक का सेवन नहीं होता, ना हमारे किसी बच्चों को हम एलोपैथिक का या किसी भी तरह का टीकाकरण का भी काम करवाते हैं। मेरा बच्चा आयुर्वेद के सिद्धांत पर, गोमूत्र के सिद्धांत पर, और जो राजीव भाई ने हमें एक मार्ग दिया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए, और उस गुरु को मानकर ही कार्य करना चाहिए। तो उस राजीव जी के कारण हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी के लिए हम बच्चों को भी उसी पद्धति पे रखते हैं। बच्चों को कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, और उनकी जीवन शैली वैसे ही रखते हैं, तो जिसके कारण बच्चे भी बीमार नहीं होते। ये हुई चौथी चीज, जिसका पानी के रूप में, चीनी के रूप में कह रहा था। उसके बाद आते हैं हम पानी के रूप में। भारत में आपने देखा होगा कि जब भी आप पानी का उपयोग करते हैं, उसमें गंगा जल को शुद्ध कहा गया या बहता पानी को शुद्ध कहा गया। तो अभी के समय में हम ये आरओ वाला पानी जो घर पे ला रहे हैं, उसका क्या कारण है कि घर घर में किडनियां खराब हो रही हैं। देखिए, मेरे को प्यास लगी, तो मैं नारियल पानी पीऊंगा, तो क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। शायद कोई मुझसे प्रश्न करना चाहता है, मैं प्रश्न के लिए आपको समय दूंगा, और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न आप लिख के रखिए, और मैं आपका सारा उत्तर दूंगा, क्योंकि एक विषय कंप्लीट कर लूं, क्योंकि विषय और भी कुछ है बताने योग्य। ठीक है ना? तो पानी के विषय पे आता हूँ। आजकल घर घर में आरओ और ये कैंट का जो साधन चल गया, उसके कारण हमारे घर में किडनियों की समस्या बहुत अत्यधिक हो गई। जिसका कारण है, आपको एक बात बताएंगे ये आरओ और कैंट वाले, कि आपका टीडीएस सबसे कम होना चाहिए, आपका पीएच भी सबसे कम होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे ब्लड का पीएच है ना 7.2 है, तो हमें 7.2 के ऊपर का ही जल सेवन करना है। इसके नीचे का सेवन करेंगे तो वो एसिडिक होता है। आप कभी भी प्रयास करिए कि आप सॉफ्ट ड्रिंक को एसिडिक लेवल पे चेक करेंगे, चाहे वो कोका कोला हो, जिसको हम टॉयलेट क्लीनर के रूप में जानते हैं, उसका पीएच है 2.4। उसके बाद अगर मैं कॉफी की बात करूं, उसका पीएच है 4.2। अगर मैं उसी प्रकार चाय की बात करूं, तो उसका पीएच है 4.6। और इसी तरह से मिनरल वाटर या कैंट और आरओ की बात करूं, तो उसका 6.5। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा शरीर एसिडिक है, हमें अल्कलाइन करना है। तो अल्कलाइन करने के लिए हमें अल्कलाइन वस्तुएं खानी पड़ेगी, पर हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक चीजों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जब आपके घर पे आता है, तो हम उसे पहले ठंडे का सेवन नहीं करने देते थे, हम नींबू पानी देते थे या किसी भी तरह का मीठा देते थे। तो मीठे का क्या हुआ, तो उसके शरीर की पूर्ति हो जाती थी और उसकी थकान दूर हो जाती थी। अब जो है अतिथि मरो भव हो गया है, कि पहले भैया चाय पियेंगे या सॉफ्ट ड्रिंक, और वो पिला पिलाकर उनको आधा बीमार किया जाता है। तो इसी तरीके से घर पे कोई भी व्यक्ति आए, तो हम ये वाला पद्धति भी बदलें कि घर पे आए तो नींबू पानी से शुरुआत करें और नींबू पानी तक ही रखें। नारियल पानी पिला दीजिए, पर चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक का जो सेवन करना है ना, इसको बंद करें, क्योंकि ये घर घर को खत्म कर रहा है, और इतना एसिडिक कर दिया कि आज प्रत्येक व्यक्ति के जोड़ों का दर्द, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर एसिडिक होते जा रहा है। आपने देखा होता है, बहुत कम आयु में लोगों के बाल सफेद, दाढ़ी सफेद हो रही है। इसका मतलब लीवर बहुत जल्दी बूढ़ा होते जा रहा है, क्योंकि उसको तंदुरुस्त करने के लिए ना हम जल्दी सो रहे हैं, ना उसको अल्कलाइन भोजन दे रहे हैं। तो इन दोनों चीज को भी समझना है, और ये पद्धति भी बदलनी है कि हम घर पे कौन सी चीजों का सेवन उनको करवाएं।
तो पानी का जो सेवन है उसमें हम क्या पद्धति, जब मतलब अपने घर पे एक पीतल के बर्तन का उपयोग करता है, तो पीतल पीतल को जब रात को पानी रखे तो सुबह आपने सेवन कर लिया, पर उसी पीतल को खट्टे से अवश्य मांजिए, मतलब उसको धोइए। अगर आप नहीं धोते हैं पीतल के बर्तन को, या सॉरी मैं पीतल तांबे के बर्तन को माफी चाहता हूँ, तांबे के बर्तन में जब हम रात को पानी रखकर सोते हैं और सुबह उसका सेवन करते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है, पर उसको बिना धोए अगर आप उपयोग करोगे तो वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि तांबा क्या करता है, उसकी सारी गंदगी को अपने पास खींचता है, और देखिए तांबा अंदर से हरा हरा हो जाता है, और वही उसके पानी की गंदगी है। अगर उसको हम खट्टे से साफ नहीं करेंगे तो वो वापस गंदगी ले नहीं पाएगा, और जितना गुण उसने गंदगी रखा है वो वापस छोड़ देगा। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग तांबे की बोतल रखते हैं, तो इससे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ कि आप तांबे का रॉड ले लो और उसको अपनी बोतल में डाल दो, और उसको जब आप सुबह सेवन करके उसको खट्टे से धो लो और उस पानी को पी लो, और उसको तांबे की रड को वापस डाल दो। वो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने तांबे की रड छोटी छोटी बनवाई उसके लिए। तो उसका हमें बड़ा फायदा मिला कि लोगों का जो एसिडिक लेवल है वो कम हो रहा है, जो शरीर में गंदगी है वो भी कम हो रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कारण है अगर आप जीवन पद्धति में बदलना चाहें। पर एक प्रयास है कि आप पानी को जरूर बदलिए। आपके घर में किसी भी तरह से कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है, तो उसमें दो तरीका है उसको शुद्ध करने का। तुलसी पत्ती डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी एंटीबायोटिक होती है, वो किसी भी तरह का मतलब कीटाणु उसमें पैदा नहीं होने देगी। दूसरा है गोमय भस्म। ये बहुत अद्भुत जानकारी है, आप जरूर सुनिएगा। मेरे घर में लास्ट 8 सालों से, क्योंकि मैंने 2013 से चेन्नई में चिकित्सा जब पढ़ना आरंभ किया था, तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई। मैंने क्या किया कि मैंने 2 गिलास के जार रखे और पानी डाला, एक में गाय की भस्म, गाय का गोबर जो नीचे नहीं गिरा हो, ये ध्यान जरूर रखिएगा, और देसी गाय, मैं जर्सी सुअर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देसी गौ मैया मतलब भारतीय नस्ल की गायों की ही बात करूंगा। जब देसी गाय का गोबर नीचे नहीं गिरता, उस गोबर को आप सुखा कर जलाइए, जलाकर जो उसकी राख है उसको पानी में डाल दीजिए। उस पानी का एसिडिक लेवल इतना अद्भुत, मतलब एसिडिक लेवल डाउन होगा और एल्कलाइन लेवल इतना अद्भुत बढ़ेगा। उसके 2 एग्जाम्पल आपके सामने एकदम आसानी से देंगे। इसके लिए बाबा जी ने भी उदाहरण दिए होंगे कि कभी किसी ने गौर किया है कि भगवान शिव अपने शरीर पे भस्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो इस जगह पर बैठते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी सबसे अधिक है। अगर देखा जाए जहां पर वो मानसरोवर में बैठते हैं वहां पे ऑक्सीजन पूरा नील है। तो नंदी की भस्म मतलब गाय के गोबर की ही भस्म का उपयोग होता है। तो जब मैंने भी उसका उपयोग शरीर पे भी किया, कि जिस जगह पर हल्का सा कुछ घाव हो गया, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन सेल्स जाती वो जल्दी तीव्र गति से कार्य करती है, तो मैंने गाय की भस्म को मतलब गोमूत्र में घोल करके जिस जगह पे लगाया। मैं आपको अपनी एक फोटो भी शेयर करूंगा। एक पेशेंट थे हमारे जिन्हें गैंग्रीन थी। हमने क्या किया कि गोमूत्र के अंदर मिट्टी, गोबर और गेंदा स्प्रे मिला करके उनके शरीर पे जब लगाया गया, जिनके घाव 3 साल से नहीं भर रहे थे, 1 महीने के अंदर उनके पूरे घाव पूरे क्लीन हो गए। जिन्हें डॉक्टर बोला कि इनकी 350 से 400 शुगर है, वो कैसे क्लीन हो सकता है? तो हमने एक ही विषय बताया कि हमें अवसर नहीं निकालना है, हमें सहायता करनी है, लोगों को समझाना है कि डॉक्टरों के पास नहीं, पहले स्वयं चिकित्सक बन जाओ। उसी तरीके से जब गाय के गोबर को हम लोग गोबर की राख को हम लोग ने पानी में डाला, तो मैंने पहले उसका पीएच चेक किया। तो मेरा पीएच मिला हमको 7.8, बड़ा अद्भुत। 7.5। उसके बाद मैंने देखो एक टीडीएस भी होता है। टीडीएस मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितने मिनरल है। मिनरल का अर्थ है कि आपके शरीर में कोई भी घटक चेंज होता है या कोई भी घटक कम होता है, शरीर उसको मांगना शुरू कर देता है। कभी आपने सोचा है कि मैं उबासी क्यों लेता हूँ? जब मुंह खोल के उबासी लेते हैं ना, बहुत सारे लोग मुंह के ऊपर हाथ दे लेते हैं। मैं बोलता हूँ कतई नहीं हाथ देना चाहिए। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमें सिखा रही है ना, वो गलत पद्धति सिखा रही है। आपका शरीर ने अगर आपका मुंह खोलकर सांस लेना चाह रहा है, इसका अर्थ ये है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो ग्रहण करता है खींच करके। उसी तरीके से अगर आपको छींक आ रही है, तो छींक भी कारण है कि आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा 1 सेकंड के लिए रेस्ट मांग रहा है। तो शरीर का कोई भी वेग उसको रोकना नहीं चाहिए।
उसी तरीके से पानी का है। जब हम पानी का सेवन कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी घटक कम हुआ तो शरीर पानी मांगेगा। मैंने आपसे कहा था कि नारियल पानी का अगर आप सेवन करते हो तो उससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी, और पानी का सेवन करते ही प्यास बुझ जाएगी। तो उसके जो टीडीएस लेवल है, राजीव भाई कहते हैं कि 200 प्लस भी टीडीएस शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, 250 भी बहुत अच्छा होता है। पर अब हमें एक मॉडर्न साइंस सिखाती है कि आपका टीडीएस 25 के लगभग होना चाहिए, वरना बहुत अत्यधिक हानिकारक हो जाता है। तो जो आरओ के साइड का जो एक पाइप रहता है जिसमें तो मिनरल सारा निकल गया, और हम ब्लीच किया हुआ पानी पी रहे हैं। आप देखे होंगे कि जब आप उस पानी को पीते हैं तो आपको एक दांतों में टीस सी लगती है, और यही आप गंगा जल का पानी पीते हैं तो आपको मिठास सी लगती है। यही आप गोबर का भस्म का पानी पिएंगे तो आपको अद्भुत मिठास मिलेगी, आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा। मैं कोरोना बीते काल में जितने लोगों की चिकित्सा किया हूँ, मैं दो ही चीजों का उपयोग अत्यधिक किया हूँ। पहला, पीपल के पत्ते का काढ़ा, और दूसरा गाय के गोबर की भस्म। और इसके अलावा लोगों को ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई मेरे पास साधन नहीं था, और लोगों ने इतना आनंद पूर्वक इसका उपयोग किया, और ये बोलते हैं नितिन भाई एकदम स्वस्थ है, और मात्र बहुत 300 के कम की लागत के अंदर सब स्वस्थ हो रहे हैं। तो हमें ये भी समझना है कि हमें पहले डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मेरे शरीर को देखना है कि मेरे अंदर क्या गतिविधियां हैं, उसी हिसाब से चिकित्सा करनी है। अगर आपकी कोई चिकित्सा की समस्या रहे तो आप बेझिझक होकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कोई चार्ज नहीं है। अगर किसी को और भी भारी समस्या है, बड़ी समस्या है, तो आप हमारी एक गूगल फॉर्म है, आप उसको फॉर्म भर के आप हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए, या हमारी वेबसाइट पर उस पर भेज दीजिए। आपके जो चिकित्सा के औषधियां रहेगी वो आप तक भी पहुंचाएगी, इसका भी कोई चार्ज नहीं है। इसके लिए हम निशुल्क आयुर्वेद सिखाने का भी कार्य हमारा ऑनलाइन चलता है, निशुल्क संस्कृत सिखाने का भी कार्य हमारा ऑनलाइन चलता है। इसके लिए हम बीते 6 महीनों से काफी अत्यधिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें घर घर में ना एक ही कार्य करना है कि बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल से उठा करके गुरुकुल में डालना है। और ये जो मैंने कार्य लिया है, मुझे लगता नहीं कि मुझे 7-8 जन्म और लेने पड़े, पर ये कार्य करके ही मरना है, क्योंकि संकल्प भी राजीव दीक्षित जी का है, और ये संकल्प भी हमारा है। एक चीज इसलिए कहना चाहूंगा कि हमें एक आधुनिक जीवन में एक चीज सिखाई जाती है कि भैया जीवन एक बार मिलता है, जो करना है कर जाओ। पर मेरे पूर्वज ने हमें कहा कि हम 7 बार जन्म लेते हैं, हम फिर से जन्म लेते हैं। तो इस जन्म में मुझे नेक कार्य करना है, तभी अगले जन्म में मैं नेक कार्य कर पाऊंगा। और अभी की पद्धति क्या हो गई कि इस जन्म में जो कूड़ा करना है, जो गंदगी करनी है कर जाओ, बाद में तो मिलना नहीं है। क्योंकि 84 लाख योनि बाद जब हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है कि हम इस धरा पर कर्म करने आए हैं। इस भारत भूखंड में अगर हमको जन्म मिला है तो कुछ कर्म करने के लिए मिला है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि जितने भी भगवान पैदा हुए इसी भूखंड का सिलेक्शन क्यों किया। अमेरिका में भी तो पैदा हो सकते थे, ब्रिटेन में भी तो पैदा हो सकते थे, भारत में ही क्यों हुए? क्योंकि वो ज्ञान जो हमारे अंदर है, जो जो अनुभव हमारे अंदर है, वो किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है। पर अभी हमें जो मानसिक तरीके से गुलाम बनाकर पेश किया जा रहा है कि हमें एक ही जन्म मिलेगा, जो कूड़ा है, जो गंदगी है, करना है कर लो, ये नहीं करना। हमें आज भी ये जीवन जो मिला है, उसको ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी के सामने भी हम ये रखें, एक सोच रखें, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को कोई आइकॉन नहीं ढूंढ के देना, मैं स्वयं उसके लिए एक आइकॉन बनूंगा, कि मार्गदर्शन बनूंगा कि मेरे पिता ऐसे थे। तो वही मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा देंगे जिससे वो रोगमय बने रहे, उनके पास कोई भी तरह का रोग ना हो। क्योंकि हम रोग ही तो देते आ रहे हैं उनको, पैदा होते ही तो हम इतनी दवाइयां देते हैं, बेचारे बड़े होते होते वो इतने रोगी हो जाते हैं कि जीवन भर दवाइयां ही खाते चलते हैं। उसी के बाद एक लास्ट और फाइनल मैं बताऊंगा कि हमारे घर में आज की डेट में सबसे अधिक हो गया है कि जो व्यसन का जो एक देखा जाए, जो हम नशा जो चलना शुरू हो गया है घरों घरों में, उसको मुक्त कराना है। ये नशा ऐसी चीज है कि जो नशे का व्यसन कर रहे हैं, जिससे जो लार है वो अत्यधिक नष्ट हो रही है। कोई भी व्यक्ति जब नशे का उपयोग करता है, आप उनसे बेझिझक होकर बिना आंख मूंदे बोल दीजिए आपका पेट साफ नहीं होता, आपको गैस की प्रॉब्लम है, आपको खाना पचता नहीं है, वो एकदम हाँ बोलेगा, हाँ भैया मेरा नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि उसके अंदर की जो सलाइवा है वो पूरी नष्ट हो जाती है। मेरे आंखों का पावर 3.25 था, अभी 1.25 है। मैं सिर्फ शरद पूर्णिमा का गोमूत्र डालता हूँ, और अपनी बासी थूक सुबह की उठा और आंख के अंदर डाल लिया। अब आप बोलेंगे बासी थूक कैसे कर सकते हो? तो मैंने अभी भी कहा,
कोई भी रोग हो वो अपने शरीर का स्वयं ठीक कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने सौंफ खाई, आपके दांतों में सौंफ का कोई दाना फंस गया, तो आपने देखा होगा वो शरीर में कोई तरह का कष्ट नहीं दे रहा है, पर आपकी जीभ को पसंद नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर में कोई भी चीज जब आती है तो रात को 9 से 11 के बीच में हमारा एक अंग है जिसे त्रिउष्मक कहते हैं। ये एक तरह का स्कैनर है बॉडी का। ये पूरी बॉडी को स्कैन करता है, कहाँ कहाँ अत्यधिक कोई दोष है या कोई भी तरह की अलग से कोई गांठ बन गई है, उसको भी वो सर्च करेगा और ये जाकर बोलेगा गोल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली को कि भैया आपका जो एसिड है उससे उसको नष्ट करो। पर ये तभी स्वयं संभव हो पाएगा जब हम रात्रि 9 से 10 के अंदर सो जाए। पर हम सोएंगे कितने 12-1 बजे, तो रात्रि जो 12-1 बजे जो समय होता है उसमें गोल्ड ब्लैडर का समय खत्म हो जाता है। बोला भैया ये लोग सोएंगे नहीं तो मैं काम क्यों करूं? तो वो पड़ा रहता है, आपके शरीर की जो भी दिक्कतें हैं वो अत्यधिक बढ़ती जाती है, पित्त बढ़ता जाता है और शरीर रोगी बनता जाता है। तो विषय तो मैं बहुत और भी ले सकता हूँ क्योंकि और भी बड़ा विषय है। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं एक-एक करके। नमस्कार जी। जी, नमस्कार। आपने बताया कि अल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हुँ। का प्रयोग करें, पर सबसे ज़्यादा प्रेशर कुकर अभी आपका जब ये चल रहा था, तो रामदेव जी कढ़ाई सबको दिखा रहे थे। तो इससे आपकी कॉन्ट्राडिक्ट आवाज़ आती है। हम थोड़ी-सी किसी को कोई ये बात कहते हैं, हुँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब आप ये बात बोल रहे थे कि अल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना है, तो इंडिया टीवी पे रामदेव जी कढ़ाई में ही अल्युमिनियम की खुले में वो ये दिखा रहे थे कि मैं कर रहा हूँ। जी। मैसेज क्लियर नहीं आ रहा। मैं मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। दूसरी मैं दूसरी ना मेरा राम दूसरा प्रश्न जी, है और जी, उसके जी, जी, बाद जी, प्रश्न जी, हमने जी। ये वाली बातचीत राजीव दीक्षित की प्रधान जी ने 1-2 बार लेक्चर भी दिए हैं और हुँ, हुँ, दूसरे से भी लिया। हमने रिफाइंड को आउट किया, हमने सरसों हुँ। का तेल अपनाया और किया, लेकिन आने वाला उसको अपनाता नहीं है जी, नहीं लेता वो। उसके लिए रिफाइंड हमें मंगाना पड़ता है। जैसे श्राद्धों में ही देसी घी की पूड़ी भी पंडित जी खाना पसंद नहीं करते, रिफाइंड की पूड़ी खाना पसंद करते हैं। हुँ। ये बड़ी समस्या है। इसको सॉर्ट आउट करने का भी मैसेज एक जाना चाहिए। अवश्य, अवश्य और आपका दूसरा प्रश्न बहुत तीसरा एक प्रश्न ये है, जब आदमी बीमार होता है ना, सुख में हुँ। सुमिरन करने तो दुःख काहे को, लेकिन जब बीमार होता है, तो रेडी चीज़ चाहिए। वो हमारे पास होती नहीं, बनाने का शरीर में जान नहीं होती उस समय, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो हमें ऐसा भी साधन करना चाहिए अगर हमें इसको बढ़ावा देना है तो। मैं एक-एक करके आपके उत्तर देता हूँ। मैं रामदेव जी से कोई बिलॉन्ग नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ़ राजीव दीक्षित जी के विषय पे कार्य कर रहा हूँ और मेरे जो गुरुजी हैं आचार्य मृदुल शास्त्री जी, जो गुरुकुल पद्धति और आयुर्वेद के सिद्धांतों पे ही कार्य करते हैं। हम महर्षि चरक जी, वाग्भट्ट जी इनके विषय पर अत्यधिक कार्य कर रहे हैं क्योंकि जो फादर कहे जाते हैं चरक जी, उनका जो भी सिद्धांत हमें मिला है, तो रामदेव जी आज की डेट में मैंने कहा था अवसर मुझे ये नहीं जानना है कि वो किस विषय पर क्या कार्य कर रहे हैं, ना मैं किसी के पीछे जाता हूँ। मेरा जो भी कार्य है, वो जो रसोई घर है, उसमें जो दूषित चीज़ें हैं, वो हटाना है। रही बात आपने कहा कि एल्युमीनियम के बर्तन टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले ही 2 मिनट पहले ये बात कही थी कि कोई भी अच्छी चीज़ें टीवी पर नहीं दिखाई जाएगी। अगर दिखाना होगा, तो काँसे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन भी नहीं दिखाते। दिखाया क्या जाएगा सिर्फ ऐसे बर्तन जिससे आपके घर पे रोग आए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज की डेट में गोल ब्लैडर की पथरी है ना, निकलती नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? गोल ब्लैडर को निकाल देते हैं। हमारा ये सिद्धांत नहीं है। हमें उस गोल ब्लैडर की पथरी को निकालना है। उसके लिए हम प्रयास करते हैं और हम सफल भी हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम सफल नहीं हुए। पर अगर हम ऐसे सिद्धांतों में जाएँ कि जहाँ पर मुझे लगता है इस शरीर के अंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोले भैया थोड़ा बहुत काम करता है, इसको निकाल भी देंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जिन लोगों की पित्त की थैली निकल गई, सिर्फ़ उनसे पूछिए कि आपकी जीवन शैली कैसी है? तो वो बोलेंगे हमने अपनी जीवन शैली बर्बाद कर ली है। ना हम ढंग से खा सकते हैं, ना हम किसी भी अच्छी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कहा रिफाइन का उपयोग
बहुत अत्यधिक हो गया है कि घर घर में लाना संभव नहीं है बच्चे। मैंने भी ये प्रॉब्लम झेली थी जब मैंने घर पे 2010 में जब राजीव जी को सुना, तो मेरा पहला परिवर्तन ये हुआ कि पहले घर को शुद्ध करो फिर समाज में जाओ, क्योंकि जब आपका घर ही शुद्ध नहीं है तो आप समाज में बोलने योग्य नहीं होंगे। तो मैंने सबसे पहले अपने घर पे माताजी को बोला कि आप प्रयास करिए वरना मैं अपने घर पे भोजन खाना बंद कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग ने एल्युमिनियम के बर्तन को छेद कर दिया, क्योंकि मेरी एक ही चीज है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर रोगी रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब मेरी माताजी ने कहा कि मैं 1 महीने करके देखूंगी, अगर तुम्हारी इन चीजों से मुझे फायदा मिलता है तो मैं उपयोग करूंगी वरना नहीं करूंगी। मेरी माताजी ने 2010 से जब ये आरंभ किया चालू करना, विद इन 1.5 महीने के अंदर सबसे पहले उनकी गैस की समस्या अपने आप चली गई। देखिए मैंने कोई दवा नहीं दी है, मैंने कहा जीवन पद्धति। उसके बाद मैंने घर पे रिफाइन ऑयल की जगह पे तिल का और सरसों का तेल करना उपयोग किया। अब बिलीव करोगे, आज मुझे वो कढ़ाइयाँ बनानी पड़ रही है, 3 mm मोटी मैं कढ़ाई बनाता हूँ, ऑन कॉस्ट देता हूँ, पूरे भारत में भी वो कोई नहीं बनाता। और हमारी कढ़ाइयों का ऐसा एक है कि नितिन भाई ये कढ़ाइयाँ, और हम प्रत्येक परिवार में एक ही कढ़ाई देते हैं क्योंकि उसको वो 2 गुने दाम में बेच सकता है। फिर भी हम उसको ऑन कॉस्ट और ये भी कहते हैं कि भैया एक परिवार में एक कढ़ाई देंगे, और करीबन हम 10 से 12,000 कढ़ाइयाँ पूरे कलकत्ता से लेकर पूरे भारतवर्ष में हम वितरण कर चुके हैं। तो रही बात कढ़ाई या बर्तनों की, आप प्रयास करिए साहब, मैं लिख के देता हूँ। आपके 1 से 1.5 महीने के अंदर जिनकी गैस की समस्या है, जिनकी अपच की समस्या है, जिनकी जोड़ों की समस्या है, उसमें कम से कम 10 से 15% का इजाफा सिर्फ बर्तन बदलने से हो जाएगा। कांसे के बर्तन और पीतल के बर्तन में खट्टी वस्तु का उपयोग ना करें। अगर आपको ठंड में करना है तो आप लोहे का बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी एक प्रचलन हो गया है कि कोई मेहमान आएगा तो काली सब्जी दिखेगा तो खाएगा नहीं। वो आप धारणा ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक बताता हूँ कि कोई व्यक्ति जब शादी में जाता है ना, तो किसी भी खाने के प्रति उसको जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जितना जिद करोगे वो आपके चक्कर में खा तो लेगा, पर वो पाप आप ही को चढ़ेगा, क्योंकि उसकी जो शारीरिक कष्ट है वो तो सहेगा पर वो दोष आपको देगा। इसलिए खाने पीने के चीजों में जो भी चीजें रहती है उसमें बर्तनों का उपयोग बहुत ध्यान रखना है। रिफाइन ऑयल ऐसी चीज है जो घर घर में अभी घुस चुका है। मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी स्किन बहुत ऑयली है, ऑयली चीजों का उपयोग कम करिए। मैं एक बात बताऊं, शरीर से ऑयल निकाल दो तो आपका शरीर हो जाएगा रूखा, तो इसका मतलब सोराइसिस आरंभ हो जाएगी। तो पहले मैं क्या आपके दिमाग में ऐसा भरूं जिसके कारण आप ऑयल चीजें कम करो और हमारी चीजों का सेवन शुरू कर दो। हमारे भारत में कहा जाता है घी खाया नहीं जाता, घी पिलाया जाता है। और मैं लिख के देता हूँ, आप चाहे जितने बॉन्ड पेपर पे साइन कराना है करवा लो, जिनके कोलेस्ट्रॉल है हम घी देते हैं, उस घी का सेवन करिए, और उस घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं घटे तो आप मुझे जो बोलो मैं हारने को तैयार हूँ। पर आपको एक विश्वास रखना पड़ेगा कि जो चीजें हम उपयोग कर रहे हैं उसको जीवन पद्धति से जोड़ते चलेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हम उनको बोल दिया और कर लिया, क्योंकि एक गुरुजी कहानी सुनाते थे कि एक बच्चा था जो राजा की ही बात मानता था। तो राजा के पास गया, उसकी माताजी उसको बोलती है कि आप इसको बोल दो चीनी नहीं खाए, ये बहुत चीनी खाता है। तो महाराज जी ने कहा 1 महीने बाद आना। बोले 1 महीने बाद क्यों? बोले बोला ना 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद वो महाराज जी के पास जाती है और महाराज जी उसको बोलते बेटा आज से चीनी मत खाना। तो बोला ठीक है नहीं खाऊंगा। तो उसकी माताजी ने बोला ये बात तो आप उस समय भी बोल सकते थे। तो उसने कहा पहले मैं भी खाता था, मुझे 1 महीने लगे छोड़ने में, तो जब तक मैं नहीं छोड़ा तो मैं दूसरे को कैसे बोल दूं? तो पहले मैंने परिवर्तन किया, मुझे फायदा मिला, तब मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। तो आप प्रयास करिए। मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे बच्चे के आज कोई भी तरह का हम एलोपैथिक नहीं देते, तो मेरे बिल्डिंग में जितने लोग हैं ना, वो सब यही आते हैं कि नितिन भाई क्या औषधि देते हो, दो ना हम भी अपने बच्चों को देंगे। बच्चा हर महीने में बीमार होता है, और हमारे यहाँ पे बीमारी प्रयास करते हैं हम कि पहले खान पान ऐसी पद्धति है जिससे बीमार पड़े नहीं, और पड़े तो हमारे पास सारी चीजें हैं। एक छोटा सा और उदाहरण दूंगा। आपका शरीर जब बीमार होता है, ये बहुत गौर करने वाली है, प्रत्येक व्यक्ति सुने इसको। इसी पे आज का बहुत बड़ा एक व्यापार शुरू हो गया है। क्या है कि जब आपका शरीर गर्म होता है, मतलब बुखार होती है, तब आपका शरीर गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है? कि कोई भी चीज को जब नष्ट करना हो ना दुनिया में, तो उसको जला दिया जाता है। उसी प्रकार से कोई भी शरीर जब वायरस शरीर में इन करता है,
तो हमारी एंटीबॉडी एक्टिव हो जाती है और शरीर को हीट प्रदान करती है और हीट करके उस वायरस को मारती है। अब हम क्या करते हैं, हमारी दादी नानी हमें क्या देती थी? लौंग, इलायची, दालचीनी, सौंठ और तेज पत्ता, ये जितनी भी चीजें हैं शरीर को गर्म करती है। मेरा शरीर गर्म है और प्रकृति के हिसाब से दादी माँ ने, नानी माँ ने और गर्म करने वाली पद्धति को मुझे पिलाया, तो शरीर क्या हुआ, और जल्दी उस वायरस को नष्ट करेगा। अब यही आ जाइए आज के युग में, मेरा शरीर गर्म है, मैं क्या खा रहा हूँ? कैलपोल। कैलपोल में ड्रग्स है, सब जानते हैं, एलोपैथिक में ड्रग्स है, पर जब वो हमारे शरीर में जाती है 6 घंटे उस वायरस को नशे में ले आती है। मतलब एक अलग से एंटीबॉडी तैयार होती है उससे लड़ने के लिए। जब शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी है, वो उससे लड़ रही है, तो आप उसको लड़ने दो ना। आप क्यों अलग से नया एंटीबॉडी तैयार करके दे रहे हो उसे? प्रयास जब शरीर कर रहा है, आप इस हाथ से काम करना बंद कर दो साहब 6 महीने, ये हाथ काला पड़ के खराब हो जाएगा। आप इससे जब काम ही नहीं करोगे तो ये बोलेगा मेरा काम क्या है? इसलिए प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अंग भगवान ने काम करने के लिए दिया है। अगर आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होना है। जी, आपका प्रश्न का उत्तर शायद मिल गया, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए बहना। जी, किनका प्रश्न था? मेरा था एक रेडी, मेरा जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें कि भाई जी, रेडी चीजें जैसे मिलने की थी, वो वाला रह गया पॉइंट। हाँ, आपकी एक चीज और बोल दूं, अगर आपको कोई भी औषधि अगर आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह की औषधि। हम एक छोटी सी और उदाहरण आपको दिखाता हूँ। हम एक स्वर्ण प्राशन का सेवन करते हैं बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों को किसी भी तरह का पोलियो का या किसी भी तरह का टीकाकरण नहीं कराता। मेरे राजीव जी ने एक चीज कही थी कि स्वर्ण प्राशन क्या है, इसके विषय में अवश्य आपको भी जानना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिस दिन बच्चे का कफ अत्यधिक होता है। जैसे आज मैंने एक व्याख्यान दे रहा था तो मैंने कहा भोजन के अंत में जल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो किसी ने भी प्रश्न नहीं किया, पर एक छोटा सा बालक आया मेरे पास और बोला कि अंकल अंकल अगर मिर्ची लग गई तो मैंने बोला देखो, किसी ने भी प्रश्न नहीं किया, पर एक छोटे से बालक का दिमाग, क्योंकि वो कफ प्रधान है, कफ के अंदर बच्चे के अंदर सोचने और कल्पना करने की शैली ज्यादा होती है। तो अगर उसमें सोने का गुण मिल जाए शरीर को तो शरीर बलशाली होता है, स्किन सुंदर होती है, आवाज निखरती है, बुद्धि और कंसंट्रेशन की एकाग्रता बढ़ती है और बच्चे बीमार नहीं होते, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है। पर हम उस पद्धति को भी खत्म कर चुके हैं। महर्षि चरक जी ने ये करीबन 3500 वर्ष पहले का ये अपना ज्ञान था जो लुप्त हो चुका है, और अब हम 50 वर्षों से इस स्वर्ण प्राशन के विषय पे काम कर रहे हैं। मैं ये तो अपनी गर्भवती महिला को भी देता हूँ, जो मेरी पत्नी अभी गर्भाशय से है, और मैं उनको दे रहा हूँ क्योंकि वो अभी गर्भ से है और उनको गर्भ के अंदर में भी स्वर्ण प्राशन दे रहा हूँ। इसका अर्थ है कि आने वाली पीढ़ी को मुझे ऐसा तैयार करना है, क्योंकि वो मेरा अंश नहीं है, वो समाज का अंश है, और समाज के लायक अंश बनाने के लिए मुझे उसका गर्भ संस्कार करना है। वो 9 महीने सब तैयार करना है उसके अंदर, क्योंकि जब आपका जड़ है ना वो स्ट्रांग रहेगी तो आने वाला पेड़ अद्भुत फल देगा। हम क्या करते हैं, हम उनसे काम नहीं करवाते, हम उनसे मेहनत नहीं कराते और डॉक्टरों वाली सारी दवा दे देते हैं, पर हम सिर्फ गर्भ के विषय पे ही ध्यान देते हैं, उसका गर्भ संस्कार करते हैं, कैसे उसका लालन पालन रखा जाए। इसलिए भारत में जैसे ही पत्नी गर्भवती होती है उसको मायके क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि उसपे किसी भी तरह का कष्ट ना आए। अगर उस महिला को कष्ट दिया जाएगा तो बच्चा पूत नहीं होगा, कपूत पैदा होगा और वो सत्यानाश करेगा। इसलिए कोई भी पत्नी या कोई भी महिला, कोई भी मतलब औरत अगर गर्भ से हो तो उसको ये समझिए कि वो 9 महीने उस घर की रानी है, और उसका लालन पालन करिए, उसका ख्याल रखिए, उसको खुश रखिए। अगर वो सही तरीके से खुश रहेगी तो बच्चा भी खुशहाल आएगा, अगर वो दुखी रहेगी तो बच्चा भी दुखी करेगा। वाह वाह वाह, क्या अद्भुत अद्भुत जानकारी दे रहे हैं आप नितिन भैया। एक हमारे और प्रश्न आ रहा है, वैसे बहुत से प्रश्न आ रहे हैं लेकिन एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। जी जी अतुल जी का प्रश्न है। अतुल जी पूछिए आप प्रश्न। जी नमस्कार। जी, वंदे मातरम। जैसे हमने आरओ को हटा दिया अपने यहाँ से, जी जी जी
तो जिस मर्तबान में हम पानी का संचयन कर रहे हैं, जल संचयन कर रहे हैं, उसमें हम यदि तांबा डालें जी तो कितनी, मान लो 15 लीटर उसकी क्षमता है बर्तन जी की, तो उसमें कितनी मात्रा में तांबा डालना है? तांबा का एक रॉड ले लीजिए, इसमें मात्रा नहीं होती है। तांबा क्या करता है, कोई भी तरह की पानी की के अंदर कोई भी वायरस लेता है ना, वो अपने पास खींच लेता है। तो आप सपोज करो कि 2 लीटर का भी जार है ना, तो हम एक पतली पतली रॉड बनाते हैं और पानी के अंदर डाल देते हैं, और वो पानी का जब सुबह जब उसका सेवन कर लेते हैं। पर इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये बताना जरूरी समझूंगा कि बर्तनों का उपयोग अलग अलग ऋतुओं में होता है। अगर आपको तांबे के बर्तन का उपयोग करना है, उसका सबसे अच्छा समय है वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही पानी में सबसे अत्यधिक गंदगी आती है, अत्यधिक कीटाणु पैदा होते हैं। इसलिए भारत में कहा जाता है कि वर्षा ऋतु मतलब सावन के समय में शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, उसका कारण है कि जब गाय घास का सेवन करती है, उसके साथ वो अलग चीजों का भी सेवन कर जाती है, क्योंकि उस समय कई तरह की घास पैदा हो जाती है, तो उसके कारण उसका वायु बढ़ जाता है, और वायु बढ़ने से हमारे शरीर का भी वायु बढ़ जाता है। तो हमें ब्लड प्रेशर से संबंधित या वायु से संबंधित रोग होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पूरे सावन महीने में ही दूध का उपयोग नहीं होता है। ये भी बहुत अद्भुत ज्ञान है भारत का। बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया आपने, बहुत ही